हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था मैंने आपको बताया था हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, वो सारा हम पढ़ चुके थे। आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बोनस के तौर पर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा शायद आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिसे कहा जाता है फैक्ट्री एक्ट 1948। सपोज कीजिए एक व्यक्ति था जो एक कारखाने में काम कर रहा था, एक मजदूर था, और वो चाय पीने के लिए चला गया और उसको जेल हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं है। शायद अंग्रेजों का जमाना होता तो ऐसा जरूर हो जाता, क्योंकि बच्चों मजदूर के भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, जिसे कहा जाता है फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कारखाना अधिनियम 1948। जब अंग्रेजों का शासन इंडिया में था तो वो बहुत जुल्म किया करते थे बच्चों, काम कराया करते थे मजदूरों से, दिन रात काम कराया करते थे, उनको पीटते थे और बिल्कुल भी उन्हें फ्रीडम नहीं थी। तो जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ तो उनके शासन के खत्म होने के बाद आपको जो मजदूर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उनके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी इंसान हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू किया गया था। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चों, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है बेसिकली हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं फैक्ट्री में। किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के चाचा होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जो काम करते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज में। तो उनके जो राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो वो क्या है, आज हम बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स के सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। और आपके जो अदर सेमेस्टर जब आप जाने वाले हैं, नेक्स्ट आप स्विच कर जाएंगे आप अपना सेमेस्टर, उसके भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और मिल जाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 यानी इंग्लिश में कहा जाता है फैक्ट्री एक्ट 1948। कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 भारत में श्रम कानूनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी जो आपके लेबर लॉज हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा यानी उनकी सिक्योरिटी, उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो लाइफ में क्या कर सके, ग्रो कर सके और तरक्की कर सके। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है, ये जो आपका एक्ट लाया गया था इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है आपका, वो ये है कि उद्योग में श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य वातावरण में काम करने का अधिकार मिले और श्रम शोषण को रोका जाए। यानी इट मींस कि जो मजदूर है, जो काम करने के लिए जो वर्कर आ रहा है, सिर्फ मजदूर नहीं, जो वर्कर है, वर्कर को मैं यहां लूंगा क्योंकि वर्कर बहुत टाइप के होते हैं बच्चों। तो जो वर्कर आ रहा है वो कितने घंटे ड्यूटी करेगा, उसका ब्रेक टाइम क्या होगा, लंच टाइम क्या होगा, उसको बीमारी हो जाती है, कोई उसके घर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए जो कंपनी है जो जहां पर वो काम कर रहा है तो उनको क्या उसके राइट्स है, तो उस सभी को यहां पर मैनेज किया गया है। इस एक्ट में आपका दर्शाया गया है कि किस तरीके से कंपनी उसकी देखभाल करेगी और उसके राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कारखाने की परिभाषा समझ लेते हैं। जो कारखाना है उसमें किस तरीके से लेबर जो है हमारी काम करती है। यह अधिनियम उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक बिजली के उपयोग के साथ कार्यरत हो या 20 या उससे अधिक बिना बिजली के उपयोग के कार्यरत हो। इट मींस, कहने का मतलब यह है, अगर किसी कारखाने में 10 लोग मौजूद है और वहां पर क्या है, लाइट भी यूज की जा रही है और काम चल रहा है, तो वो कारखाने की कैटेगरी में आपका आता है। दूसरा, अगर लाइट नहीं है, बहुत ऐसे काम होते हैं जहां पर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइट नहीं है लेकिन 20 मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, यानी 20 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, इट मींस वो भी कारखाने की कैटेगरी में आएगा। अगर इतने लोग काम कर रहे हैं तो जो नीचे कंडीशंस आपकी आने वाली है वो सारी की सारी उस कारखाने पर अप्लाई हो जाती हैं। नंबर 1, अधिनियम का उद्देश्य। इस अधिनियम को लाया क्यों गया था, इसका एम क्या था, चलिए उसको समझते हैं। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य परिस्थिति प्रदान की जाए।
यानी कहने का मतलब यह है उनके स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे गंदगी में काम कराया जाएगा, उसकी सुरक्षित यानी उसको सुरक्षित उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए 10 मंजिल इमारत पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कि कली चूने का काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसको हेलमेट, उसकी सिक्योरिटी, बाकी सारी एड्स जो जरूरत होती है उसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सुविधाजनक परिस्थितियां उसको दी जाएंगी। ऐसा नहीं है मान लीजिए उसको वॉशरूम जाना है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम पर थोड़ा बहुत स्मोकिंग करने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनको जेल करा दी जाएगी। तो यही क्या कहलाता है, उनको थोड़ा सा परिस्थितियां बनाई जाएंगी उनके अनुकूल हो। दुर्घटनाओं और औद्योगिक खतरों को रोकने के लिए नियमों का निर्धारण करना, किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। औद्योगिक खतरे यानी जो इंडस्ट्री में किस किस टाइप के आपके उसके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसके राइट्स को प्रिपेयर किया गया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आपका स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, किस तरह की उसको स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान उसके लिए किए जाते हैं। कारखाने में सफाई का ध्यान रखना, पहला पॉइंट, कारखाना कैसा होना चाहिए, आपका साफ सुथरा होना चाहिए। गंदगी, धूल, धुएं का प्रभाव कम करना, किसी भी तरीके की कोई गंदगी हो रही है, धूल हो रही है, धुआं हो रहा है, उसके इफेक्ट को कम किया जाए। उचित वेंटिलेशन और तापमान बनाए रखना, ऐसा ना हो एक बंद कमरे में उसको डाल दिया गया और उसमें उससे काम कराया जा रहा है, ना ही तो वहां पर टेम्परेचर मेंटेन किया गया है और ना ही वेंटिलेशन है, सांस भी नहीं आ रही है, कहने का मतलब यह है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उसके लिए अच्छी की जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गंदा पानी पी रहा है, ठीक है। शौचालय और स्नानघर की सुविधा प्रदान करना, कोई लेबर बाहर गई है, काम करने के लिए गया है, तो उसको शौचालय और एक अच्छा जो बाथरूम है जहां पर वहां नहा सके, स्नान कर सके, ऐसी सुविधाएं उसको देनी चाहिए। ये सारी की सारी उसकी स्वास्थ्य संबंधी किसमें आ जाती है, आपके प्रावधान में आ जाती है। दूसरा प्रावधान क्या गया, सुरक्षा संबंधी प्रावधान। सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या कहता है, मजदूरों के बारे में। यह कहता है मशीनों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय, यानी जिन मशीनरी पर वो काम करता है उन मशीनरी को सिक्योरिटी के साथ रखा जाए, ऐसा ना हो कि वो अनसिक्योर्ड हो। खतरनाक पदार्थों के उपयोग में सावधानी, इट मींस मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहां पर जो केमिकल्स है, जो खतरनाक केमिकल है, उनको क्या है, सावधानी पूर्वक रखा जाए और उनका ध्यान खास तौर पर रखा जाए। ऊंचाई पर काम करने के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर काम कर रहा है तो उसके लिए जो बेल्ट होती है, सेफ्टी बेल्ट, इसके अलावा हेलमेट हो गया, बाकी सारी चीजों की उसको सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा उपाय, ये सारी चीजें भी उसके लिए करके रखनी चाहिए। कहीं पर आग लग जाती है तो वहां पर क्या है, उसको बुझाया जा सके, एड वहां पर मौजूद होने चाहिए आग बुझाने के। इसी तरीके से आपातकालीन निकासी, मान लीजिए बिल्डिंग गिर गई है जिसमें वो काम कर रहा था तो निकलने का भी एक एग्जिट डोर होना चाहिए उस जगह पर, ठीक है। कोई भी इस टाइप की मतलब सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए। ये आता है आपका सुरक्षा प्रावधान के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्याण संबंधी प्रावधान किए गए हैं इनके लिए। श्रमिकों के लिए कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि की व्यवस्था, ये सारी चीजें भी क्या है, अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ उसे खाने के लिए लेना है, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्राम स्टे करना है उसको जहां पर, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसे प्राइमरी एड तुरंत वहां पर मिल जाए। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सुविधाएं, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति की सुविधा होती है ना, मैटरनिटी लीव जिसे कहा जाता है, 3-4 महीने के लिए जब बच्चा वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या है, मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है कंपनी के थ्रू। कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो, दोनों में दी जाती है, ठीक है। श्रमिकों के लिए क्रैच यानी शिशु गृह की व्यवस्था, यदि 30 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हो, यानी 30 से ज्यादा अगर महिलाएं कार्यरत हो रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए अलग से क्या है, शिशु गृह बनाकर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कार्य और घंटे और विश्राम। इसका भी डिवीजन करना बहुत जरूरी था मजदूरों के लिए कि कितने घंटे काम वो करने वाले हैं। प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इंडिया में कि 48 घंटे एक हफ्ते में काम करेगा। एक हफ्ते में कितना घंटे काम करेगा, 48 घंटे काम करेगा। लेकिन अफसोस की बात है, जितने भी प्राइवेट हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो 48 घंटे तो छोड़ो, उनका खून चूसने लगी पड़ी है। 72 घंटे भी कम है उनके लिए, ठीक है। 72 भी क्या है, कम है। तो क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, 48 आवर्स कहता है, जिसकी वजह से आज बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा तबका क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। दैनिक कार्य का समय 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो डेली शिफ्ट है उसकी कितनी घंटे की होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 9 घंटे की होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनियां 10 घंटे कराती हैं, कुछ 11, कुछ 12, कुछ उससे भी ज्यादा जा रही हैं, ठीक है। चलिए,
कार्य के बीच में विश्राम के लिए समय प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत उसको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए। अगर उसे रेस्ट नहीं मिलता है तो वो थक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इससे क्या है वर्क की एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाती है। सप्ताह में एक दिन का अवकाश जिसे साप्ताहिक छुट्टी कहा जाता है अनिवार्य है, यानी इट मीन संडे की छुट्टी अनिवार्य है। और ये रूल काफी समय से लागू है, इंडिया में बहुत समय से लागू है। संडे का एक बहुत बड़ा इतिहास है, कभी उसको सर्च कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनका वर्क शेड्यूल है हमारा, जो श्रमिकों का है, जो आप काम करने वाले लोग होते हैं, लेबर का। अब बात करते हैं महिला और बाल श्रमिकों के लिए प्रावधान। अगर महिलाएं काम कर रहे हैं या बच्चों से काम कराया जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, किसके अकॉर्डिंग, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। महिलाओं को रात की शिफ्ट यानी रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक में काम करने की अनुमति नहीं है, यानी नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम नहीं करेगी। हालांकि ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, बहुत जगह हैं जहां पर नाइट शिफ्ट में लेडीज काम करती हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से भी प्रोविजन है। 1948 में 48 तो कहता ही है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 एंड 22 में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 15 से 18 की आयु के किशोरों को केवल परिमाणित फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ काम करने की अनुमति है, यानी अगर 15 से 18 वर्ष का कोई बच्चा काम करता है, ठीक है, उसको क्या है, सर्टिफाइड होना जरूरी है कि हाँ ये काम करने लायक है, अगर लेबर में वो काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबंधक और कारखाना निरीक्षक की भूमिका, यानी जो आपका मैनेजर होता है, जो कारखाने का निरीक्षक है, जो मैनेजमेंट को संभाल रहा है, तो मैनेजर है हमारा, तो उसकी क्या भूमिकाएं रहती है, किसके अकॉर्डिंग, किसके प्रति, जो हमारे मजदूर होते हैं, लेबर होती है, उसके अकॉर्डिंग। कारखाने का प्रबंधन एवं जिम्मेदारी प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए, यानी एक मैनेजर होना चाहिए जो कि पूरी व्यवस्था को देखेगा कारखाने की, ठीक है। कारखाना निरीक्षक नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे, यानी जो मालिक है कारखाने का, जो ओनर है, वो निरीक्षण करेगा, टाइम टू टाइम आएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी जो लेबर उसके यहाँ पर काम कर रही है उससे ज्यादा समय तक काम कराया जा रहा है, 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, क्या बच्चे तो काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं नाइट में शिफ्ट नहीं कर रही हैं, तो ये सारा का सारा टाइम टू टाइम कौन है, जो मालिक है कारखाने का, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैनेजर के साथ में उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा अपनी साइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दंड और दायित्व। दंड का क्या प्रावधान है और क्या इसके दायित्व है। यदि कारखाना प्रबंधन अधिनियम का पालन करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर कोई भी कारखाने का मालिक जो कि उसको 1948 जो आपका एक्ट है उसके तहत वो काम नहीं कर रहा है, उस कारखाने में काम नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, या तो उसका कारखाना बंद कर दिया जाएगा या उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष प्रावधान के बारे में, जो इंपॉर्टेंट आपके जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। खतरनाक प्रक्रियाओं और संचालन के लिए अतिरिक्त सावधानी, यानी अगर किसी भी कारखाने में कोई इस टाइप का रिस्क आ जाता है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसकी ज्यादा सावधानी उसको बरतनी पड़ेगी, अपने कारखाने में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कारखाने का मालिक है, अगर कुछ सेंसिटिव काम हो रहा है, मान लीजिए जैसे आपकी केमिकल फैक्ट्री हो गई, इसके अलावा आपकी गैस फैक्ट्री हो गई, तो वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वहां पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से श्रमिकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण, यानी जो उनके अधिकार है, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके सेफ्टी एड्स हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए भी क्या है, प्रशिक्षण उनको देना बहुत जरूरी है। ये एक विशेष प्रावधान के तहत आता है, यानी जो मजदूर है, जो लेबर है, उनको उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, जो कि हमारा जो लेबर होता है, लेबर एक्ट भी आपको पढ़ना चाहिए। लेबर एक्ट क्या होता है, लेबर एक्ट में क्या कहा जाता है, बेसिकली ये जो हमारा था, ये हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 था, जिसमें आपका जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो क्या उनकी टाइमिंग रहने वाली है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी फैक्ट्री एक्ट में आ जाती हैं। तो मूल उद्देश्य क्या था इसको लाने का, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट को लाने का उद्देश्य था जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, उनकी स्वास्थ्य,
पहली चीज उनके स्वास्थ्य का ध्यान में रखा जाएगा, इसके अलावा उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी और उनके जो अधिकार हैं उनका क्या है, संरक्षण किया जाएगा। इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया था, क्योंकि आजादी से पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें ना ही कोई कायदा था, ना ही कोई कानून था। लेबर क्या थी, एक गधे घोड़ों की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता था बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए यह अधिनियम लाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अधिनियम 1948 आपका क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको बहुत ही केयरफुली एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना है, इतना ज्यादा भारी नहीं है, इजी लैंग्वेज है, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। और आज सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है। और IMED आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से मेहनत की है आप सभी ने, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो सभी बच्चे अपना रिजल्ट भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बच्चों, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।